जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वाले सेशन में अपन ने देखा था कि फेडरलिज्म क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है और फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या हैं। आज के सेशन में अपन पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, कि जब हम ये कहते हैं कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम है तो उसके क्या बेसिस हैं। एक तो एक बड़ी लंबी स्ट्रगल के बाद, बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइसेस के बाद हमें आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिला, और आज़ादी के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला आर्टिकल 1 इंडिया को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को डिस्क्राइब करते हुए क्या कहा गया कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन टर्म का यूज नहीं हुआ, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोला गया, क्या बोला गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन अपन ये पिछले सेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, कि हमारा सिस्टम, हमारी सरकार काम करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 ने किस तरह से डिस्क्राइब किया? एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन टर्म का यूज नहीं किया, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? उसके अपने रीजंस हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको एक्सप्लेन करते हुए अपनी बात बहुत अच्छे से रखी है, बट ये हायर स्टडीज का टॉपिक है, कभी अगर हायर स्टडीज करो तो पढ़ना। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया, फेडरेशन टर्म का यूज नहीं हुआ, बट हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो काम करता है प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म पे। अच्छा, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम फेडरल सिस्टम हैं तो वो किस बेसिस पे कह रहे हैं? बड़ा सिंपल है पता करना। अपन ने की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़े हैं, एक एक करके देख लेते हैं। अगर की फीचर्स इंडिया में मिलते हैं तो इंडिया फेडरलिज्म को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। देखो, सबसे पहला की फीचर अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहला अपन ने पढ़ा था कि देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल्स या फिर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो। इंडिया में है क्या? देखते हैं। देखो, अपने यहां टॉप पे क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स, और फिर ऑफ लेट लोकल गवर्नमेंट भी आ गई है, पंचायत्स और म्युनिसिपैलिटीज वगैरह। विच मीन्स कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, 2 या 2 से ज्यादा टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट तो हैं हमारे यहां पे। दूसरा की फीचर क्या था? दूसरा की फीचर था कि दे गवर्न द सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दे हैव देयर ओन jurisdiction। इनका अपना अधिकार क्षेत्र, अपना jurisdiction है। देखो, इंडिया में है या नहीं है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7, आर्टिकल 246। इसके तहत, इसके अंतर्गत 3 लिस्ट की बात की गई है। सबसे पहले है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में उन मैटर्स की बात की गई जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। ऐसे मैटर्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन अफेयर्स, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, करेंसी,
एक्सेट्रा। और इन यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स दिए हुए हैं, इन पे लॉ बनाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है। किसकी है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर्स पे लॉ बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहें या यूनियन गवर्नमेंट कहें, या फिर ये कह दें कि सिर्फ पार्लियामेंट इन मैटर्स पे लॉ बना सकता है। कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट कौन सी है इसमें? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स हैं जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा। और स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स हैं उन पे लॉ बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होती है। सिर्फ कौन बना सकता है लॉ इन मैटर्स पे? स्टेट गवर्नमेंट्स। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट, तीसरी लिस्ट और है कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक द लॉ एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कैन मेक द लॉ। दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है कॉन्करेंट लिस्ट पे जो भी मैटर्स हैं। इसमें जैसे मैटर्स आते हैं मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन एक्सेट्रा। इस कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ है जैसे मैरिज पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया और दोनों में डिस्प्यूट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। किसका लॉ माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, जिस पे लॉ कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल भी और स्टेट भी। लेकिन अगर डिस्प्यूट होगा तो किसका लॉ माना जाएगा, किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी तो होंगे जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में। उन्हें बोलते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। उन्हें क्या बोलते हैं? रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब तो सोशल मीडिया था नहीं, या तो सोशल मीडिया को ऐड करो इनमें से किसी एक लिस्ट में, अदरवाइज उसको कैसा कंसीडर किया जाएगा? उसको रेजिड्यूरी सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, बचा कुचा सब्जेक्ट। और बचे कुचे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ बनाने की पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। पहला 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन। तो अपना जुरिस्डिक्शन है ना, यूनियन लिस्ट के मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। कॉन्करेंट वाले पे दोनों बना रहे हैं, लेकिन अगर डिस्प्यूट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब 2 कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रही हैं। अब देखो तीसरी कंडीशन अपन ने, तीसरा की फीचर क्या था फेडरलिज्म का? तीसरा की फीचर था कि ये जो जुरिस्डिक्शन है, ये जो जुरिस्डिक्शन है, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या अपने यहां पे? देखो ये रहा शेड्यूल 7 आर्टिकल 246, तो लिखा हुआ है। मतलब तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। चौथा अपन ने क्या पढ़ा था? चौथा अपन ने पढ़ा था कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो जुरिस्डिक्शन है, इसको कोई भी यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता। इट कैनॉट बी चेंज्ड यूनिलैटरली बाय एनी वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट।
कल को सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि मैं स्टेट लिस्ट के जितने भी मैटर्स हैं उन पे आज से मैं लॉ बनाऊंगा, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं बनाएंगी, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल करना भी होगा, अगर पॉसिबल करना भी है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेथड भी दिया हुआ है कि किस तरह से चेंज हो सकता है, और वो कोई बहुत सिंपल मेथड नहीं है, बड़ा एक कम्बरसम सा डिफिकल्ट सा प्रोसेस है। कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई भी बदलाव करना है इस अरेंजमेंट में, तो जो भी बिल है उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करवाया जाएगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करवाया जाएगा। दोनों हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और वो भी 2/3 मेजॉरिटी से। वो भी कैसे? 2/3 मेजॉरिटी से। दोनों हाउसेस में लोकसभा की भी 2/3 मेजॉरिटी और राज्यसभा की भी 2/3 मेजॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में मेंबर्स हैं 543, 543 का 2/3 क्या होगा? मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 362। तो कम से कम 362 मेंबर्स जब इस बिल को पास करेंगे, इसके साथ में अग्री करेंगे, तब ये लोकसभा से पास होगा। वैसे ही राज्यसभा में 245 मेंबर्स, तो जब राज्यसभा के 245 मेंबर्स में से 2/3 उसको पास करेंगे तब वो राज्यसभा से पास होगा। प्लस इतने से काम नहीं चलेगा, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, प्लस एटलीस्ट half of the states should ratify it, कम से कम आधे स्टेट्स उस बिल को, उस लॉ को पास करें, रेटिफाई करें। ये दोनों चीजें जब होंगी तब ये बिल जो है, तब ये बिल क्या है? लॉ बनेगा। तब इस सिस्टम में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। हाफ मतलब 28 का आधा कर लो, 14। मतलब पार्लियामेंट की भी रजामंदी चाहिए, वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ में, ईच हाउस, और स्टेट्स में से कम आधे स्टेट्स की रजामंदी चाहिए, तब इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, यूनिलैटरली नहीं हो सकते। अच्छा, फिर पांचवा अपन ने क्या पढ़ा था की फीचर? फिफ्थ क्या था? फिफ्थ था कि जस्ट इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होगा, तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है? कोर्ट की इस पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर, कि कानून सही है या गलत है, कितना सही है कितना गलत है, ये कौन डिसाइड करता है? अगर स्टेट में और सेंटर में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो कौन डिसाइड करेगा आखिरी कि कौन सही है? कोर्ट। हमारे यहां पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सिक्स्थ अपन ने पढ़ा था सोर्स ऑफ रेवेन्यू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा हुआ है और डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि किसको कितना रेवेन्यू मिलेगा और वो रेवेन्यू कहां से आएगा, कौन कहां से कितना टैक्स कलेक्ट करेगा। तो वो वाली भी कंडीशन फुलफिल होती है, विच मीन्स कि फेडरलिज्म के जितने भी की फीचर्स हैं वो हमारी कंट्री में दिखते हैं। पहला, 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अपना जुरिस्डिक्शन भी है, हमारे यहाँ पे यूनियन लिस्ट है जिस पर लॉ बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे स्टेट लिस्ट है जिस पर लॉ बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट है जिस पर लॉ दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर डिस्प्यूट होगा तो किसका लॉ माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स पे लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। इसको यूनिलैटरली बदला भी नहीं जा सकता, अकेले अकेले बदला भी नहीं जा सकता। बदलने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि किसी भी बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करवाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा से, बाय एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, प्लस उस बिल को रेटिफाई करना होगा एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स को, तब जाके कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सभी फीचर्स को हमारे कंट्री में देखा जा सकता है, विच मीन्स कि हम एक फेडरलिज्म वाले स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। एक चीज और अपन ने पढ़ी थी कि फेडरेशन की अगर बात की जाए तो 2 तरीके से फेडरेशंस बनते हैं। एक अपन ने पढ़ा था कमिंग टुगेदर फेडरेशन,
और दूसरा अपन ने पढ़ा था होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन था यूएसए, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल था अपना कंट्री। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, अब इस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अपन ने क्या पढ़ा था? बेसिकली होता क्या था होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कि कोई बड़ा यूनिट है, बड़ा कंट्री है, और वो पावर को शेयर करता है, पावर को डिवाइड करता है सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस अदर सब यूनिट्स के बीच में। हमारे यहाँ पावर डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, और अब कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट्स को भी दे दी गई है। ऐसे नेशंस को जो ऐसे बन रहे हैं उनको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। लेकिन अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर इज मोर देन स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखो हमारे यहां सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा है। इसका एक एग्जांपल अभी अभी अपन ने हटाया यहां से, क्या था कि जितने भी रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी बचे कुचे सब्जेक्ट्स हैं, उन पे लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। हम तो ये भी कह सकते थे कि स्टेट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, बट ये दिखाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और दूसरा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में जो भी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, उनकी पावर जनरली इक्वल नहीं मिलती। अब वो कैसे जस्टिफाई करेंगे अपन? जैसे जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था पहले, इसके पास में स्पेशल स्टेटस होता था, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A। अब तो खैर वो अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर बहुत टाइम तक स्पेशल स्टेटस के साथ में एग्जिस्ट करता था कंट्री में। आज भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, सेंट्रल इंडिया में, जिनके पास स्पेशल स्टेटस है। वेरियस रीजंस की वजह से स्पेशल स्टेटस है, लेकिन उनके पास कुछ स्पेशल स्टेटस है, कुछ स्पेशल पावर्स है। और कुछ ऐसे यूनिट्स भी हैं जिनकी पावर और स्टेट्स के कंपैरिजन में कम है ही नहीं। जैसे यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हैं, उनके पास अपनी कोई पावर नहीं है। उनको कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है। किसके थ्रू करती है? गवर्नर के थ्रू। दिल्ली और पौंडीचेरी को निकाल दिया जाए, दिल्ली और पौंडीचेरी में अपनी सरकार है, बाकी किसी यूनियन टेरिटरी में अपनी सरकार नहीं होती। कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके थ्रू करती है? गवर्नर के थ्रू। और दिल्ली और पौंडीचेरी में भी अपनी सरकार है, लेकिन पावर जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स पे ही है, और स्टेट्स के कंपैरिजन में उनके पास में बहुत कम पावर है। तो कमिंग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा होती है, वो अपन इधर देख रहे हैं। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, उनकी जो पावर है वो रिलेटिवली वेरी करती है। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल स्टेटस है, पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास होता था, अभी बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। और कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं जिनके पास अपनी पावर है ही नहीं, यूनियन टेरिटरीज। इनकी ना अपनी कोई सरकार ना कुछ, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, गवर्न करती है डायरेक्टली गवर्नर के थ्रू। दिल्ली और पौंडीचेरी के पास अपनी गवर्नमेंट तो है, लेकिन पावर बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। मतलब की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को भी हमारा कंट्री जस्टिफाई करता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को भी हमारा कंट्री जस्टिफाई करता है, और इसी बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इसके बाद आगे वाला अगले सेशन में पढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट हो प्लीज कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।